हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 8 इकाई 5 मानव संसाधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। मानव संसाधन के बारे में पीटीबीसी बुक है, ये तो आप जान ही रहे हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आप जान रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह होते ही भारत जो है पूजा की नज़र आज की अखबार पर पड़ी, जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था भारत की जनसंख्या 1 अरब के पार अभी कितना है, तो 140, मतलब 140 करोड़। और उस पर बहुत से आंकड़े लिखे थे, परंतु पूजा के समझ में बहुत बातें नहीं आई। वह अखबार लेकर दादाजी के पास पहुंची और बोली, दादाजी यह जनसंख्या क्या होती है। दादाजी ने पूजा को अपने पास बैठाया और कहा, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। जैसे आप पटना को ले लेंगे, वो क्या है, एक निश्चित क्षेत्र है, उसमें कितने कितने लोग रह रहे हैं, 50 लाख से प्लस रह रहे हैं, 58 लाख लोग रह रहे हैं, तो वही क्या हो जाएगा, वही कुल संख्या क्या कहलाएगा, जनसंख्या कहलाएगा। ये आप भी समझ गए होंगे। आगे चलेंगे। पूजा ने पूछा, दादाजी आखिर हम इसकी गिनती क्यों करते हैं। तो आप नीतीश सरकार को सुन सकते हैं कि उसने क्या कहा कि हम जो है लोगों की विकास को सोचकर जातिगत गणना जो है करवा रहे हैं, जातिगत गणना करवा रहे हैं। उनसे जो है आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जो पारिवारिक स्थिति है, ये सारे क्वेश्चन जो है उनसे पूछे जा रहे थे। आप भी जनगणना में अगर शामिल हुए हैं, आप भी नाम लिखवाए हैं, तो आपको पता होगा कि क्या क्या आपने डाटा दिया है। हर डाटा आपको अपने जो मोबाइल के लिंक पर जो है डाला गया था, दस्तखत आपसे लिए गए थे। ये सारे जो हैं आपको ये महीने, इससे पहले महीने में किया गया था। अभी तो 28 तारीख जो कि रोक लग गया है, ये कब से कब चल रहा था, 15 तारीख को चला था। पहला जो कब फेज 2 फेज में चल रहा है, तो पहला फेज जो चला था वो 7 जनवरी से चला था, और दूसरा जो फेज है वह 15 तारीख से चला था, 15 अप्रैल से। ये जो है क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये याद रखिए। ये गणना के बारे में जो है याद रखना है आपको, गणना के बारे में, जातिगत गणना के बारे में, कब से शुरू हुआ और कब जो है रोक जो है सरकार लगा दी है, ये भी। और अगले जो सुनवाई है जुलाई में होने वाली है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। तो दादाजी बोलते हैं, बेटा देखो, मानव एक क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारा देश मानव संसाधन की दृष्टि से संपन्न है, क्योंकि यहाँ की आबादी अत्यधिक है। हम इसकी गिनती इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी संख्या के हिसाब से हम इनके विकास की बातें, मतलब विकास की योजना बना सकते हैं। इनके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनकी संख्या के हिसाब से हम इनके विकास की योजनाएं बना सके और मानव को संसाधन के रूप में विकसित कर सके। इसलिए जनसंख्या की जो है गिनती की जाती है। जनसंख्या जो है देखा जाता है कि कितने क्षेत्र में हैं, कितने लोग जो है बसे हुए हैं। आपको पता है ना, 1106 जनघनत्व सबसे ज़्यादा भारत में किसका है, तो बिहार का है। मतलब कम एरिया में इतना लोग बसे हुए हैं, ये याद रखना है। आगे चलिए। जनसंख्या समूह यहाँ पर देख सकते हैं, लोग बैठे हुए हैं। आगे चलेंगे कि पूजा ने बीच में टोका, दादाजी मानव को संसाधन क्यों कहते हैं। दादाजी ने कहा, क्योंकि मानव ने अपने मस्तिष्क, प्रौद्योगिकी एवं श्रम शक्ति का उपयोग कर उपलब्ध साधनों को उपयोगी बनाया है। इसके लिए कठिन एवं अविश्वसनीय कार्य संपादित किया गया है। मानव ने पृथ्वी को जो अपने अनुकूल बनाया है, वह अनुकूल बनाया ही है। इसे अंतरिक्ष तथा विभिन्न ग्रहों तक पहुंच को संभव बनाया है। मानव को इन गुणों के कारण ही संसाधन की श्रेणी में रखा गया, और इन्हीं गुणों के कारण मानव को किस श्रेणी में, तो संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। मानव संसाधन का सबसे जो है का बेहतर उपयोग हो, इसके लिए आवश्यक है कि इसकी अच्छी तरह से विकसित, शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाए ताकि विकसित, उन्नत समाज एवं राष्ट्र निर्माण में मानव अपनी बेहतर योगदान दे सके। देखेंगे यहाँ पर जो जनगणना कब से शुरू होती है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बार बार पूछा जाता है। लिखा गया है कि जनगणना एक निश्चित अवधि में जनसंख्या की आधिकारिक गणना का नाम है। मतलब जनसंख्या की आधिकारिक गणना का नाम क्या है, जनगणना। जनगणना एक निश्चित अवधि में जनसंख्या की आधिकारिक गणना का नाम है। भारत में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी। कब, तो 1872 में सबसे पहले जो है जनगणना भारत में किया गया। परंतु व्यवस्थित जनगणना पूछेगा तो व्यवस्थित जनगणना
1881 ईस्वी में शुरू किया गया। सबसे पहले जनगणना कब हुआ तो 1872 में, लेकिन व्यवस्थित रूप से जनगणना कब होती है तो 1881 ईस्वी में। और प्रत्येक साल जो है 10 वर्षों में किया जाता है। अभी आपको पता होगा कोरोना काल के कारण यह जनगणना अभी नहीं हो सकी है, लेकिन अब होने की संभावनाएं लग रही हैं। चलिए अब देखेंगे। पूजा ने कहा कि दादाजी, लेकिन दादाजी तब तो आदमी का ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीनों से चल रहा है, फिर मानव को इतनी प्रमुखता क्यों? अभी जो है काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा किस पे चल रहा है? मशीन पे, लेकिन मानव को इतना प्रमुख आप क्यों मान रहे हैं? तो दादाजी ने समझाया, यह सही है कि वर्तमान समय में मशीनों का निर्माण एवं उपयोग बढ़ा है। मानव की इस पर निर्भरता भी बढ़ी है, परंतु मशीनों को बनाने, निर्माण जो है निर्बाध गति को से चलाने के लिए मानव द्वारा निर्मित तकनीक एवं स्वयं मानव की ही आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। मानव जो है संसाधन की जनसंख्या में के रूप में गिना जाता है, मतलब मानव संसाधन को जनसंख्या के रूप में गिना जाता है। यहाँ पर जनगणना से कुछ रोचक तथ्य देखेंगे। तथ्य जो देश के कुछ जनजातियों या समुदाय की गणना रात में की जाती है, क्योंकि दिन में इनका एक ठिकाना नहीं होता। क्या होता है? दिन में एक ठिकाना नहीं होता, इसलिए इनकी गणना रात में की जाती है। और दूसरा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे इलाकों में कुछ ऐसे जनजाति हैं जो इंसानों से मेल जोल नहीं रखती और इसके संपर्क से जो है प्रतिबंधित हैं। इनकी जनगणना के लिए द्वीप के चारों तरफ नाव के जरिए कमल और नारियल जैसे सामान भेजे जाते हैं। उनसे आकर्षित होकर जब वे पानी की तरफ आते हैं तभी इनकी जनगणना होती है। कहाँ के क्षेत्र? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जैसे इलाकों में जो है जैसे जनगणना किया जाता है, तो लोभ प्रलोभन देकर जो है आकर्षित करके लोगों को गिना जाता है। अब चलेंगे यहाँ पर मानव संसाधन का वितरण के बारे में पढ़ेंगे। तो पूजा ने दादाजी से पूछा कि दादाजी क्या सभी जगह की जनसंख्या समान होती है? दादाजी ने हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जनसंख्या जो है सभी जगह एक समान नहीं होकर अलग अलग होती है। भारत में जनगणना संबंधी आंकड़ों को रजिस्ट्रार जनरल भारत सरकार के पास भेजा जाता है। क्या होता है? जो जनसंख्या संबंधी आंकड़ा होता है रजिस्ट्रार जनरल भारत सरकार के पास भेजा जाता है, वहीं से ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। पूजा बोली, दादाजी इन आंकड़ों का संग्रह तो करना बड़ा कठिन है। दादाजी अखबार में लिखे आंकड़ों को दिखाते हुए कहा, देखो, वर्ष 2011 के संपन्न जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है तो 121 करोड़ 19,03,422। ये जो है याद रखना है। इसे आपको अब तो ज़्यादा होगा, लेकिन जनगणना आपको अगर कहेगा कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या तो कितना है तो 121, ऐसे 1,93,422, जो 93,422, जिसमें से देखेंगे तो 62,37,24,248 जो है पुरुष है और 58,64,69,69,174 महिला है। जबकि 2001 की जनसंख्या कितना था तो 102,37,436 था। और जिसमें से आपको पुरुष की जो जनसंख्या थी वो था 53,22,23,090 और महिला की जो जनसंख्या थी वो था 49,65,65,65 जो होगा 49 करोड़ होगा यहाँ पे। तो महिला की जो जनसंख्या थी 49,65,65,000 थी और यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसकी महिलाएं की इतनी जनसंख्या थी, तो कुछ मिस प्रिंट है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये समझ गए आप, देश में सर्वाधिक जनसंख्या किसका? तो उत्तर प्रदेश का था। यहाँ पर 19.95 करोड़ लोग रहते हैं। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। दूसरे स्थान पर कौन? तो महाराष्ट्र था 11.23 करोड़। और सबसे जो है कम आबादी वाला राज्य था कौन? तो सिक्किम था। तीसरे स्थान पर बिहार। और यहाँ 6.07 लाख लोग रहते हैं। कहाँ पे? सिक्किम में मात्र 6.07 लाख लोग रहते हैं, 6 लाख से
कुछ ज़्यादा। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक आबादी किसकी थी? तो चंडीगढ़ की थी, जहाँ पर 1,54,54,हजार 10,54,686 लोग रहते हैं। और तथा सबसे कम आबादी लक्षद्वीप की है, जहां पर 64,429 लोग मात्र रहते हैं। कहां पर आपको केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा कहां पर आबादी है? तो 10,54,686 लोग कहां? चंडीगढ़ में। और लक्षद्वीप में 64,429 लोग रहते हैं। थोड़ी चुप्पी के बाद दादाजी पुनः बोले, आबादी की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान पर है। यहाँ याद रखेंगे, अभी तक जो है दूसरा स्थान पर ही है, कागजी जो याद रखना है। लेकिन कुछ गणनाएं आई हैं, उसके हिसाब से पहला स्थान हो गया है। लेकिन आपको कागजी जो 2011 की जनगणना पूछेगा तो दूसरा स्थान पर है। यहाँ विश्व की जनसंख्या का 17.5% निवास लोग करते हैं। याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 25.05 वर्ष मतलब है वर्ष 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या में लगभग 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई है। परंतु संतोष की बात यह है कि पिछले दशक में हुई जनसंख्या वृद्धि की दर 90% में कमी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र की जनसंख्या का कुल योग अमेरिका की जनसंख्या से क्या है? अधिक है। अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ देंगे तो यह अमेरिका से भी ज़्यादा जो है जनसंख्या है। यहाँ पर देखेंगे विश्व की 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन कौन है? तो चीन 19.4%, भारत 17.5%, संयुक्त राज्य अमेरिका 4.5%, इंडोनेशिया 3.8% और ब्राज़ील 2.8% में है। आगे यहाँ पर देखेंगे दादाजी ने भारत का नक्शा दिखाते हुए कहा, पूजा संकेतक देखकर बताओ कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। पूजा ने ढूंढकर बताया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। दादाजी ने कहा, बहुत अच्छा, भारत की कुल आबादी की आधी जनसंख्या इन्हीं 5 राज्यों में है। किस राज्यों में है? याद पड़ेंगे कि आधे से अधिक जनसंख्या भारत की सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए कंपटीशन में से एक हैं। आगे चलेंगे, पहला यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखेंगे तो 19 करोड़ है। महाराष्ट्र का 11 करोड़, बिहार का 10 करोड़, पश्चिम बंगाल का 9 करोड़, आंध्र प्रदेश का 8 करोड़ और मध्य प्रदेश का 7 करोड़ से ऊपर थोड़ा है। और तमिलनाडु का भी 7 करोड़ 21 लाख है। और राजस्थान का 6 करोड़ 96 लाख और कर्नाटक का 6 करोड़ 11 लाख और गुजरात का 6 करोड़ जो है 3 लाख ऐसे करके है। तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या? तो उत्तर प्रदेश की। घनत्व के आधार पर आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन तो आपको हम बता ही दिए कि पूछता है बिहार का जो है जनघनत्व क्या है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से है। देखेंगे तो घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण। तो पूजा ने कहा, दादाजी हमारे देश के सभी राज्य का आकार तो समान नहीं है, फिर क्या सभी जगह लोगों की संख्या एक जनसंख्या जो है एक जैसी है, ऐसे ही है? तो दादाजी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे देश में जनसंख्या के घनत्व का वितरण असमान है। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में अधिक वर्षा तथा सिंचाई के कारण जो है अलावा जीवन जीना पहाड़ी भाग की अपेक्षा क्या है? आसान है। इसीलिए जन सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती कहाँ? मैदानी क्षेत्रों में। अतएव यहाँ ज़्यादा लोग निवास करते हैं। ठीक है। आगे है कि पूजा ने पूछा, दादाजी चूँकि सवाल का जवाब नहीं दिया गया है, इसीलिए इसे मिटा देना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? दादाजी ने बताया 382। कितना? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? 382 याद रख लीजिए, 382। और परंतु 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था? 324 था। 324 यहाँ पर बढ़ा है। घनत्व की दृष्टि से बिहार क्या है? प्रथम स्थान पर, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? यहाँ पर आपको 1106 दिया हुआ है। हमने जो है आपको बताया है कि 1102 दिया हुआ है, लेकिन हमने आपको बताया कितना? 1100 जो है, कहीं 2 दिया है, कहीं 6 दिया है। याद रखिएगा, यहाँ पर 1102 है। क्या यहाँ पर कितना है? 1100। तो 1106 देगा तो 1106 ही मारिएगा। ठीक है।
याद रखेंगे। कहीं कहीं 1106 है और कहीं कहीं 1102 है, दोनों में याद रखेंगे 1102 देगा और कहीं 1106 भी दे सकता है, तो दोनों के याद रखिएगा। तो प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे पहला स्थान कौन है, तो बिहार का है। घनत्व में कितना, 1102 लोग रहते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 1029 लोग रहते हैं। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में प्रति किलोमीटर 1029 लोग। उत्तर प्रदेश में 828 लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कितना, 828। यहाँ पर देखेंगे केरल में 859 है, हरियाणा में 573 है, तमिलनाडु में 555 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सबसे ज़्यादा किसका घनत्व है, तो बिहार का। ये भारत का सबसे प्रथम जो है स्थान रखता है घनत्व में, जो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। आगे चलेंगे। पूजा ने पुनः पूछा, क्या गाँव एवं शहर दोनों में लोग समान ही रहते हैं, ये भी क्या है, नहीं होगा, क्योंकि शहर क्या है, संघन क्षेत्र होता है। देखिए दादाजी ने बोले नहीं, हमारे जो है ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है। कहाँ पर, हमारा आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पे वास करता है, तो गाँव में वास करता है। परंतु इसके जो है आपको हम तोड़ के क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको ऐसे भी जो है बिहार के बारे में हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बिहार एक पर जो है हमारा राज्य बिहार में जनसंख्या के बारे में आपको हमने करवाया है। तो यहाँ पर भी फिर से हम एक दो बार जो है जनसंख्या की दृष्टिकोण से आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, बहुत है ही जो है आपको बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए एक दो बार हम क्वेश्चन का जो है फिर से करेंगे। तो दादाजी बोले नहीं, हमारे जो है सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ बसती है, तो गांव में। परंतु हाल के वर्षों में नगरीय जनसंख्या में भी तीव्र वृद्धि हुई है। बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा, रोजगार एवं अत्यधिक अवसर, सुरक्षा की जो है भावना इत्यादि के कारण लोग नगरों की ओर आकर्षित हुए हैं, जिसके कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यही कारण है कि कस्बे नगर में तथा नगर महानगर में बदलते गए। क्या होगा, कस्बे नगर में बदले, नगर महानगर में बदलते चले गए, फलतः जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। सबसे कम जनसंख्या जो है घनत्व कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर लोग यहाँ पर निवास करते हैं। सबसे कम कहाँ पर जनसंख्या घनत्व है, तो अरुणाचल प्रदेश में कितना लोग, तो 17 लोग मात्र निवास करते हैं 1 किलोमीटर में। मिजोरम में 52 और सिक्किम में 86 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। मिजोरम में कितना, तो 52 और सिक्किम में 86। सबसे कम देखेंगे तो 17, सबसे ज़्यादा कितना, तो 1102। किसमें, तो बिहार में। और सबसे कम कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17। यहाँ पर से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो है ये लाइन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन के बहुत बार पूछे गए में से एक हैं। देखेंगे बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या जो है घनत्व कौन सा जिला है, तो शिवहर है। और सबसे कम वाला जिला कौन है, तो कैमूर है। सबसे ज़्यादा जो शिवहर में कितना है, तो आज हमने आपको पढ़ा दिया था बिहार जो हमारा राज्य बिहार में सबसे ज़्यादा जो है जनघनत्व वाला जो है जिला बिहार का कौन सा है, तो शिवहर है। कितना है, 1882 है। वहीं पर सबसे कम पूछेगा तो कैमूर भभुआ, जो कि 488 प्रति जो है व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर निवास लोग करते हैं। आगे चलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा, जनसंख्या तो बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखेंगे दादाजी बोले बिल्कुल ठीक, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में जनसंख्या घनत्व क्या है, कम है, मतलब विरल है। क्योंकि यहाँ का अधिकांश भूभाग क्या है, पर्वतीय है। आवागमन में भारी असुविधा, कटे छटे पहाड़ी तथा पथरीले भूभाग, सिंचाई का अभाव, कम उपजाऊ मिट्टी, यही कारण है कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है। आगे है कि सर्वाधिक धनी आबादी गंगा के मध्यवर्ती जो है मध्य बीच वाले भाग में बसती है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल डेल्टा के प्रदेश व केरल के तटीय मैदान भाग में मिलती है। सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहाँ मिलती है, घनी आबादी, तो मध्य प्रदेश जो मध्यवर्ती मैदान है गंगा का, वहाँ पे, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल का डेल्टा प्रदेश है। और केरल में तटीय मैदानी क्षेत्रों में जो है लोग आपको ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है समतल मैदान है और उपजाऊ मिट्टी है तथा वर्षा जो है पर्याप्त मात्रा से हो जाती है। पूजा ने पूछा, क्या हम जनगणना प्रतिवर्ष करते हैं, दादाजी बोले नहीं, हमारे देश में प्रतिवर्ष नहीं होता जनगणना, बल्कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। इसके आंकड़े प्रकाशित कर इसका जो है उपयोग विभिन्न योजना निर्माण में किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए हैं। कितने वर्ष में होता है, तो 10 वर्षों में। देखेंगे यहाँ पर आपको जनसंख्या की वृद्धि जो हुई है, एक नज़र हम डाल देंगे। 1901 में कितना था, तो 23 करोड़ था, 23 करोड़ 84 लाख। 11 में देखेंगे 25 करोड़ हो गया, 21 में फिर से 25 करोड़ और जो है थोड़ा घटा था। और 31 में देखेंगे तो 27 करोड़, 41 में 31 करोड़ और
51 में 36 करोड़, 61 में 43 करोड़, 71 में 54, 81 में 68, 91 में 84, 2001 में 104 करोड़ और 2011 में 121 करोड़, अभी 141 करोड़। इतने जो है जनसंख्या वृद्धि होते हुए चले गए। दादाजी ने तालिका दिखाकर पूछा, बताओ इसमें क्या चलता है, पता क्या चलता है। तो तालिका को गौर से देखा और बताया कि भारत की जनसंख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। दादाजी ने कहा लेकिन धीरे धीरे वृद्धि दर में कमी आ रही है और जन्म दर नियंत्रण किए जा रहे हैं प्रयासों का परिणाम है। अगर भारत की जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2030 तक भारत क्या होगा, तो भारत की आबादी 140 करोड़ के पार होगी और हमारी जनसंख्या क्या होगी, चीन से अधिक होगी। ये तो आपको पता है कि हम चीन से अधिक होने वाले हैं, आंकड़े के अनुसार चीन से अधिक हो चुके हैं। ये आपका है किस तरह से बढ़ा है, ग्राफ देख सकते हैं, वृद्धि का डंडा रेख है। आगे है कि जनसंख्या परिवर्तन देखेंगे। पूजा ने पूछा, दादाजी हमें तो हमेशा शहरों में नए मकान बनते नजर आते हैं, नए लोग भी उसमें आकर रहने लगते हैं, ऐसा क्यों। दादाजी बोले, देखो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जनसंख्या में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ऐसा मुख्यतः 3 कारण से होता है, एक जन्म दर, एक मृत्यु दर, एक प्रवास। देखेंगे जन्म दर क्या है और मृत्यु दर क्या है। तो प्रति 1000 व्यक्ति में जितने बच्चे का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं, मतलब 1000 व्यक्ति में जितना बच्चा जन्म लेता है उसको जन्म दर कहते हैं। और वर्तमान में इसका कितना है जन्म दर, तो 20.97% जो है वर्तमान में है, 97। और मृत्यु दर क्या है, तो प्रति 1000 व्यक्ति में जितने लोग मर जाते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। वर्तमान में कितना है, तो 1000 में मात्र 47.57 लोग मरते हैं। जन्म कितना लेते हैं, तो 20.97 लोग जो है जन्म लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे जन्म एवं मृत्यु दर के बीच के अंतर होने से जनसंख्या में वृद्धि या कमी होती है। यह जनसंख्या का प्राकृतिक परिवर्तन है, जबकि कई कारणों से जनसंख्या का दूसरी जगह जाकर बस जाना प्रवास या श्रेणी में आता है। भारत में जनसंख्या का एक प्रमुख कारण जन्म दर रहा है, क्योंकि यह मृत्यु दर से अधिक रहा है। जन्म जो है मृत्यु से अधिक रहा है। जन्म आप देखते हैं कि ज़्यादा होता है, मृत्यु कम होती है। बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में भी तेज गिरावट आई है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई है। पूजा ने पूछा, आखिर लोग शहर में आकर क्यों बस रहे हैं। दादाजी ने कहा, विभिन्न कारणों से, चाहे शिक्षा प्राप्ति हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, रोजगार के अवसर हो, की आवश्यकता हो, अधिकता हो, आधारभूत सुविधाएं की उपलब्धता हो, इन सब ने मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब आकर दूसरे स्थान बसने के लिए प्रेरित किया है। देश के अंदर कहीं भी जाकर बसने की जनसंख्या पर प्रभाव तो नहीं पड़ता, परंतु उस क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। जैसे दिल्ली में औद्योगिक विकास का कारण बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग वहीं प्रवास कर रहे हैं। दिल्ली जिससे दिल्ली व और नगरों की जनसंख्या क्या हुई, काफ़ी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आकर शहरों में बस रहे हैं, जिससे शहर आबादी बढ़ रही है। फलतः शहरों महानगरों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो प्रतिवर्ष जो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। प्रति 1000 जितना पुरुष है क्या महिला उतना है या ज़्यादा है, यही क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। पूजा ने अखबार में दिखाकर कहा, दादाजी हम इसमें तो बहुत सारे चित्र पुरुष और महिलाओं के बने हैं, ऐसा क्यों। तो दादाजी ने कहा, इस चित्र में महिलाओं की जनसंख्या जो है महिलाओं की संख्या दिखलाई गई है। इससे पता चलता है कि 1000 जो पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। 2011 के जनगणना हम देखेंगे तो प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। क्या है, 940 महिलाएं हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, तो केरल में है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे, तो केरल में है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, कहाँ पे, केरल में 1000 पुरुष है तो 1084 महिलाएं हैं। आगे है कि हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। कहाँ पे, तो हरियाणा में सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ, केरल में। याद रखना है हरियाणा में कितना है, तो 1000 पे जो है मात्र 877 ही महिलाएं हैं। इसी प्रकार शिशु लिंगानुपात मिजोरम में जो है 971 है और मेघालय में 970 और हरियाणा में 830 और दिल्ली में 866 है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है लिंगानुपात शिशु का, तो 971 जो है वो
मिजोरम में है। देखेंगे बिहार के बारे में, तो बिहार में लिंगानुपात 916 है। कहाँ पर? तो बिहार में लिंगानुपात 916 है, जो कि 1000 पुरुष पर 916 महिलाएं हैं। यहाँ का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला किसका है? तो गोपालगंज का है। सबसे ज़्यादा जो है गोपालगंज में आपको मिलता है लिंगानुपात में। और सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जो है जिला कौन सा है? भागलपुर और मुंगेर है। इसमें सभी जो है यहाँ पर आपको याद रखना है कि सब जो है टोटल नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको बिहार के बारे में तो कम से कम याद रखना है कि बिहार की लिंगानुपात कितना है? 916 1000 में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो गोपालगंज का है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो भागलपुर और मुंगेर का है। यहाँ पर पता करने के लिए कहता है, हमने आपको ऊपर कल जो है आज हमने बता दिया था, लेकिन फिर से हम आपको जनगणना बताएंगे। चलिए, पूजा दादाजी दादाजी, तब तो हर जगह महिलाओं की जो है संख्या पुरुषों के अनुपात में कम है। दादाजी बोले, हाँ। विगत वर्षों में महिलाओं की घटती जो है संख्या गंभीर विषय का जो है चिंता का विषय है। इसमें मूल रूप से क्या है? कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति, बढ़ती दहेज प्रथा भी एक कारक है। हमें इस प्रवृत्ति से बचने की जरूरत है। सरकार ने भी कानूनी रूप से कन्या भ्रूण हत्या को अपराध घोषित कर इसके लिए दंड का प्रावधान किया है। पूजा को सारी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी। उसने दादाजी से अगला सवाल किया, दादाजी इतनी बड़ी जनसंख्या में पढ़े लिखे लोग कितने हैं? तो दादाजी ने कहा, 2011 की जनगणना में 7 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो कि भाषा में पढ़ लिख सकते हैं उन्हें साक्षर की श्रेणी में रखा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो 7 वर्ष से ऊपर व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ लिख सकते हैं वो साक्षर व्यक्ति कहलाते हैं। 2011 में कुल साक्षरता 74.04%। कितना? तो भारत में कुल टोटल जो है कितना साक्षरता था? तो 74.04। पुरुषों की साक्षरता कितनी? तो 82.14। महिलाओं की कितनी? तो 65.46%। वहीं लड़कियों में सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? तो केरल में, जो कि 91.98%। जबकि लड़कियों में जो है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो राजस्थान है, वहाँ पर 52.66%। बिहार में 73.39% पुरुष का, महिलाओं का 53.33% महिलाएं साक्षर बिहार में हैं। बिहार में कितना साक्षरता है? तो 73.39% पुरुष का और 53.33 महिलाएं का। और सबसे कम कहाँ पर? तो 52.66%। ये आपको राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा जो साक्षर व्यक्ति कहाँ मिलता है? तो ये मिलते हैं कहाँ? केरल में 91.98%। सबसे ज़्यादा जो है पुरुष साक्षर कितना प्रतिशत? तो 82 टोटल में 82.14%। महिलाओं में 65.46%। ये याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल कितने साक्षर हैं? तो कुल हैं 74.04। महिला पुरुष में क्या है? पुरुष में 82.14, महिला में 65.46। लड़की में सर्वाधिक जो है जन साक्षरता केरल की है। कितना है? 91.98%। सबसे कम लड़की में कहाँ पर? महिलाएं जहाँ पर असाक्षर हैं, साक्षर हैं, तो वो सबसे कम कहाँ पर है? तो 52.66 राजस्थान में। बिहार में जो है पुरुष की जो है 73.39 लोग प्रतिशत साक्षर हैं और 53.33% महिलाएं साक्षर हैं। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हर कंपटीशन एग्जाम में महिलाओं पुरुषों और टोटल के बारे में पूछा जाता है। भारत में देखेंगे तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरल है। बिहार में साक्षरता दर 64%, जबकि बिहारी में साक्षरता दर 64%, जबकि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किसके पास? तो रोहतास में। कितना प्रतिशत? तो 75.59%। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया 62.49%। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला है कि पूजा बोली, दादाजी तब अभी बहुत लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। दादाजी बोले, हाँ बेटे, एक शिक्षित एवं जागरूक व्यक्ति बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। अतएव गुणवत्ता मानव संसाधन का एक प्रमुख पक्ष है जो शिक्षा से ही बेहतर जो है शिक्षा से ही संभव हो सकता है। यही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति में तकनीक का विकास होता है तथा विभिन्न साधनों को वह उपयोगी संसाधन में बदलता है, स्वयं की उपयोगिता भी साबित करता है। हमने इस अध्याय में शिक्षा और साथ ही साथ जनगणना के बारे में पढ़ा। बहुत बार जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ये है क्वेश्चन
कि पहला क्वेश्चन है, जनगणना की जाती है तो 10 वर्षों में। मानव क्या है? तो एक संसाधन है। मानव एक संसाधन है क्योंकि अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणत करता है। मस्तिष्क का प्रयोग अन्य साधनों का उपयोगी बनाता है। आवश्यक पूर्ति के लिए तकनीकी का प्रयोग करता है। ये सभी के सभी आंसर सही हैं। आगे है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश को 20 करोड़ 19 करोड़ से ज़्यादा है। आगे है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में कितना स्थान है? तो दूसरा स्थान भारत का है। पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जो है जीवन यापन क्या है? कठिन है। जीवन यापन वहाँ पर कठिन है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या कम है। ये सारे क्वेश्चन थे, हमने ये क्वेश्चन भी कर लिए। आपको अब क्या करना है, 1-2 बार ये वीडियो देखना है और यहाँ से क्वेश्चन जो है जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है। अब और आपको हम जो है अलग से जनसंख्या करा देंगे पार्ट 2 में। हमने आपको बोला है फिर से जनसंख्या, जो कि पार्ट 2 में वीडियो हम जब करेंगे तो उसमें आपको जनसंख्या के बारे में हम बता देंगे, एक एक करके कहाँ पर कितना जनसंख्या बिहार में खास करके आपको हम बता देंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी हम करवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।